नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज सोने की कीमतें लगभग एक महीने के निचले स्तर पर हैं। एमसीएक्स पर अगर देखें तो यहां पर भी नीचे प्राइसेस ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं चांदी में भी मल्टी मंथ लोज पर प्राइसेस हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के अखिलेश जैन हैं। अखिलेश, सबसे पहले सोने चांदी पे ही बात करना चाहेंगे क्योंकि मल्टी मंथ लोज पे यहाँ पर कारोबार है और अगर वीक ऑन वीक मंथ ऑन मंथ का चार्ट उठा के देखें तो ऑन द नेगेटिव भी है। कैसे करेंगे ट्रेड, क्या रिकमेंड करेंगे इन लेवल्स पे? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जो सिल्वर ने हाईज बनाए थे 34.88, वहां से हमने एक सिग्निफिकेंट फॉल आता हुआ देखा। यहाँ पे अराउंड 15% का यहाँ पे करेक्शन देखा गया। ये कहीं ना कहीं हम डॉलर इंडेक्स के रेफरेंस से अगर ट्रैक करते हैं तो 100 से लेकर 108 तक एक स्प्रेड रैली देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो एक यहाँ पे बना हुआ है। साथ के साथ जो पीपीआई के डेटा आए थे लास्ट वीक, उससे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ गया था इवन बिफोर फैड मीटिंग की यहाँ पर रेट्स के अंदर कोई खासा गुंजाइश नहीं है और यहाँ पर मे बी रेट्स होल्ड होंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए भी यहाँ पे कुछ जैसा फेड ने कहा पॉसिबिलिटीज कम है। तो ये सब चीजें एज वेल एज चाइना जो लिक्विडिटी पंच कर रहा है वहां पे भी कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो ये सारा का सारा जो रीजन है प्रीशियस मेटल पे लिंगर हुआ और यहाँ पे हमने डार्क शार्प फॉल देखा। मुझे लगता है कि आज के जो लोज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज एक डीप सेलिंग यहाँ पे देखी गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, बिकॉज ईयर एंड है तो ट्रेड थिन रहेंगे। थोड़ा बहुत उछाला मिल सकता है बट अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है या यहाँ पे इस फॉल के अंदर यानी कोई फसावट आई है तो सिल्वर अगर रेफरेंस से हम बात करें सिल्वर के लिए तो 29.20 कॉमेक्स स्पॉट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। प्रेशर रहेंगे मार्केट्स के अंदर बट बिकॉज एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है और फर्दर जो सेलिंग है 29.20 के नीचे ही देखने को मिल सकती है। तो अगर इंटरडे की आप बात करें तो यस, 29.20 के रेफरेंस को मानकर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक पुल बैक मुझे $1 के आसपास अप टू 30.60 तक दिखती है विच इज अराउंड 2.5 से 3% इन एमसीएक्स मार्केट। तो ये एक ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि 29.20 के नीचे जाता है तो चार्ट्स यहाँ पे एक्सट्रीमली बेरिश हो सकते हैं और आने वाले सत्रों के अंदर यहाँ पे एक डीप सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो वहां पर एग्जिट करें। सेम को गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में भी 2650 के आसपास के रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मैक्सिमम जो पुल बैक है वहां तक अभी नजर आ रहा है। एमसीएक्स में ये रेफरेंस 70,000 तक हो सकता है बट ओवरऑल अभी जो दोनों ही कमोडिटी है नेगेटिव टेरिटरी में आ चुकी है। तो 70,000 के नीचे एज वेल एज अगर कॉमेक्स के अंदर सिल्वर 29.20 ब्रेक करता है तो बहुत डीप सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड कर सकती है जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए गए हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं तो और बेरिश ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी यहाँ पर निचले स्तरों पर की जानी चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह का ट्रेंड है थोड़ा सा ऑन द कमजोर साइड है। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका साथ जुड़ने के लिए और सोने और चांदी पर हमारे व्यूअर्स क्या करें ये भी बताने के लिए। भले इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटते हैं तो बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की। इससे 7 एग्री वायदा बैन की मियाद बढ़ा दी है। इस बार इस मियाद को 1 महीने से बढ़ाया गया है। तो क्लियरली इसके पीछे कुछ तो रीजंस रहे होंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ रहे हैं। साथ ही आफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा होंगे और अजय केडिया तो हमारे साथ हैं ही। डॉक्टर मेहता, क्लियरली काफी सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से गए हैं और इसीलिए शायद हमने 1 साल का ब्लैंकेट बैन आते हुए नहीं देखा। ऐसे एज ऑफ नाउ सिर्फ 1 महीने से बढ़ाया गया है। क्या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है? क्या सरकार अभी भी विचार कर रही है? क्या रिप्रेजेंटेशंस जा रहे हैं? बजट का इंतजार किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। नहीं, जो आपने सोचा वो सही है। मैटर अंडर कंसिडरेशन में है। इसके लिए 1 महीना एक्सटेंड किया, नहीं तो अगर गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ाना था तो पूरा 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते थे। और जो हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है ये सीरियसली अंडर कंसिडरेशन में ये मैटर चल रही है और इंडस्ट्री भी है, किसानों ने भी रिप्रेजेंट किया, काफी लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप खोल दीजिए। तो डेफिनेटली सीरियस थिंकिंग चल रहा है गवर्नमेंट ने और उसके वजह से मेरे ख्याल से 1 महीना एक्सटेंड किया है। और हमारे पास अभी नोट मांगी है फिर से, डिटेल नोट के भी जस्टिफिकेशन नोट विच वी आर ऑल्सो सबमिटिंग। हाँ जी, ऑलराइट, ये अच्छा है जानने के लिए कि ये डिटेल नोट्स इंडस्ट्री से मांगे जा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है ताकि उसी के बाद यहाँ पर डिसीजन लिया भी जा सके। एक और चीज़ डॉक्टर मेहता, क्योंकि 7 कमोडिटीज़ हैं, शायद 7 की 7 वापस ना भी आएँ, लेकिन पूरा का पूरा एडिबल ऑयल सेक्टर भी यहाँ पर सस्पेंशन में है। इन सब में आपको क्या लगता है, क्या वापस आता हुआ देखेंगे हम? किन चीज़ों के लिए आप पुश कर रहे हैं? नहीं, मैं एक तो पहले सोयाबीन और मस्टर्ड
सोयाबीन में आज देखो जो 4,892 MSP है, उसके सामने 4,350 पे चल रहा है, कम से 500 रुपये नीचे चल रहा है। ग्राउंडनट में आप देखें कम से 1200 रुपया नीचे चल रहा है MSP से। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग खोल दिया तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा, 300-400 रुपया बढ़ जाएगा, तो किसान को भाव मिलने की जरूरत। अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, किसान बेचारा मार्केट में कैश लेने के लिए बेच रहा है और वो भी 4,300 4,200 में जा रहा है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग खोल दिया तो गवर्नमेंट को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आज गवर्नमेंट को MSP से ले रहे हैं 4,792 में ले रहा है, तो डेफिनेटली गैप कम हो जाएगा, तो मार्केट में माल आना भी शुरू हो जाएगा और डिस्पेरिटी जो है क्रसिंग में वो कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें पॉजिटिव है। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर खोलने से सोयाबीन के दाम जरूर बढ़ेंगे और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और आज मैं एक और बताऊं आपको, आज मैं सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ 3 महीने बाद 4 महीने के बाद में मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं, जब भी मेरे को पता नहीं कि ये सोयाबीन कितने कौन से दाम पे मेरे को मिलेंगे। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग चालू है तो मैं आज फ्यूचर में बाय कर लूं सोयाबीन, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन कोट इन द इंटरनेशनल मार्केट सोयाबीन मिल। वो आज एब्सेंस है। प्राइस किसान के लिए भी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है, उसको पता नहीं है कि अगले 4 महीने में जब ये सोविंग कर रहा है तभी और हार्वेस्ट टाइम में क्या दाम मिलेगा। अगर आपका फ्यूचर ट्रेडिंग खोला है तो एटलीस्ट इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि आपको क्या दाम में आपका माल जाएगा, और उनको वो भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई कौन से क्रॉप में चले, वेदर मस्टर्ड में चले, गेहूं में चले, किस में चले। तो ये जरूरी है। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है और हेजिंग फैसिलिटी, सबसे बढ़िया हेजिंग फैसिलिटी। आज हमारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं 15-16 मिलियन टन, हेजिंग फैसिलिटी नहीं है। यहाँ के जो इंपोर्टर है या तो मलेशिया KLC में कर रहे हैं या तो शिकागो में हेजिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं हम यहाँ करें? क्यों? और इतना बड़ा रिस्क है, इसके लिए हेजिंग जरूरी है और आज हेजिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने भी मन बनाया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग खोले, और हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट मस्टर्ड सोयाबीन और क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड पाम ऑयल जो मेन है, इतना उनको बोल दीजिए। हाँ जी मैडम। एब्सोल्युटली अजय, क्लियरली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर है, क्योंकि बाजार को लग रहा था कि 2 ही दिन बचे हैं कि शायद यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं आएगा तो हम मार्केट्स खुलता हुआ देखेंगे, लेकिन 1 मंथ का एक्सटेंशन थोड़ी होप्स जगाता है, जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे हैं। मुझे लगता है जैसे हम बोलते हैं वनवास के बाद वापस घर वापसी होगी और इस बार अच्छे से होगी, क्योंकि अभी एक तरह का प्रोटोकॉल बन जाएगा कि बैन के बाद भी जो हमने अभी स्टडीज रिसेंटली CNBC में भी देखा है कि उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं, S&D से लेना देना। और जैसे मैं डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आज जो इंपोर्टर्स है उनके लिए कंसर्न है, एक्सपोर्टर्स के लिए कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता फार्मर्स की है। आज सोयाबीन के केस में हम देख रहे हैं MSP कहाँ ट्रेड कर रही है और प्राइस कहाँ पे है। सामने मस्टर्ड का क्रॉप आना है और फार्मर देखता है कि आज X भाव में मुझे मिल सकता है, उसके हिसाब से सोइंग कर रहा है, बट जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं एक काफी हम देखते हैं कि VCPs को एक इश्यूज रह जाते हैं। तो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। प्राइस डिस्कवरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये जो बैन का पीरियड था मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा है। क्यों? अब रियलाइज हो चुका है कि वी नीड दिस प्लेटफॉर्म। देखिए स्पेकुलेशन है, इन्फ्लेशन है, वो हमने ऑलरेडी देखा, इट्स अ पार्ट ऑफ हम बोल सकते हैं पूरे वैल्यू चेन में। आज इंटरनेशनल में हम देखते हैं कहीं पे भी कोई बैन नहीं हुआ था, एक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग था। बट आई थिंक अगेन घर वापसी होगी तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ही होगी, और अब कॉर्पोरेट्स को, फार्मर्स को, FPOs को सबको पता चला है कि यस ये एक रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप, और 1 महीने का जब एक्सटेंशन है तो इसका मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पे कुछ सोच रही है, और अच्छे से डेफिनेट 31 तक तो और वेट कर सकते हैं, जब 2 साल से ज्यादा हमने वेट करके देखा है।